कि जी IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ये कैसी कामयाबी है जिससे पाकिस्तान मजीद कर्जों तले दब जाएगा? पिछले 75 साल की जो तारीख है उसमें जो माशी गलतियां हैं उनके नतीजे में आज हमारी मईशत यहाँ खड़ी है, जिसका जिक्र आपने कुछ अपने इब्तदाई में किया। अभी राना साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी निजी टीवी चैनल पर, कल की बात है शायद। पहली बात है माजरत के साथ कि राना सनाउल्लाह जैसे घटिया आदमी की मैं बात का कभी जवाब देता ही नहीं। सीटों पे पीडीएम ने ऐलान किया कि नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी उस पार्टी क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हमने ये फैसला किया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि मोहतरमा शहीद ने भी कहा था कि 85 के इलेक्शन का बाइकआउट पाकिस्तान, मैंने अपनी सियासी गलती की, बहुत बड़ी गलती थी। मुल्क की सियासत है, ये किस तरफ जा रही है? इलेक्शन की डेट तय होनी चाहिए क्योंकि ना कंसल्टेशन हुई, ना ये आपस में बैठने को तैयार है। इसलिए हर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है, तो ये एक बुरी चीज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार समेत पूरी पीडीएम हुकूमत और इसके इत्तेहादी बड़े खुश हैं। और क्यों खुश हैं? कि जी IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मगर ये कैसी खुशी है, ये कैसी कामयाबी है जिससे पाकिस्तान मजीद कर्जों तले दब जाएगा? क्या आप इसे वाकई खुशी और कामयाबी कहेंगे? दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि क्या वाकई खुशी और कामयाबी है? ये कैसी खुशी है, ये कैसी कामयाबी है जिससे महंगाई के चक्की में पिसते मुल्क के 22 करोड़ से ज़ायद आवाम अब शायद मजीद पिसते चले जाएंगे या खुदा न खास्ता से कुछ मर जाएंगे? क्या पीडीएम हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को इस बात की खुशी है? ये इसे खुशी कह रहे हैं, कामयाबी कह रहे हैं, जिससे आटा, चावल, दालें, घी समेत तमाम अशिया खुरोनोश, पेट्रोल, डीजल, गैस, बिजली समेत तमाम यूटिलिटी बिल्स में होशुर में इजाफा होगा। ये वाकई खुशी लग रही है आपको? ये आपको कामयाबी लग रही है? ये कैसी खुशी है, ये कैसी कामयाबी है जिससे महंगाई का तूफान नहीं बल्कि सुनामी आएगा? क्या हुकूमत इस बात पर वाकई खुश है और इसे वाकई बड़ी कामयाबी करार दे रही है? और अगर हुकूमत इस पर वाकई बहुत खुश है तो हुकूमत जान ले कि अवाम को मारने से, उनका खून पसीना चूसने से, गरीब को नवाले के लिए तरसाने से मुल्क की मईशत जो है ना बेहतर नहीं हो सकती और ना ही कभी होगी, बल्कि हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनकर सामने आएगी। और वो ख़तरा क्या है? वो ख़तरा है बदअमनी का, वो ख़तरा है लूट मार का, वो ख़तरा है चोरी, डकैती और राजनी की वारदातों में इजाफे का, जो ख़ास तौर पर मुल्क के बड़े शहरों में हद दर्जा इजाफा कर चुकी है। और अब शहरों के मज़ाफ़ाती इलाके और गांव देहात भी इससे नहीं है। मगर वज़ीर ख़जाना साहब बहुत खुश हैं और बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं इसे। अच्छा, वज़ीर ख़जाना हुकूमत की खुशी और कामयाबी से ताल्लुक़ रखती है एक मंजर कशी आपको ज़रा मैं दिखाती हूँ। टीम ज़रा चलाइएगा क्लिप। आपने ये एक झूला है जिसको रोलर कोस्टर राइड कहा जाता है, और अब ये क्लिप मेरे चीखते, चिल्लाते, सहमे और डरे हुए लोग आपको नज़र आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के अवाम जो इस IMF प्रोग्राम जिसकी हुकूमत को खुशी हो रही है, इसके नतीजे में चीखेंगे, चिल्लाएंगे और शायद कुछ तो मर ही जाएंगे। मगर ये तोहफ़ा खुशी खुशी हुकूमत आपको दे रही है, बिल्कुल ऐसी जैसे किसी खतरनाक रोलर कोस्टर जो राइड है इसका टिकट तो ले लिया जाता है, फिर उसके बाद जब तक आप इस घनचक्कर में घूमते रहते हैं आपकी चीखें निकलती रहती हैं। और पाकिस्तान के अवाम के पास ये चॉइस नहीं है कि आप इससे इनकार कर सकें, बल्कि अब आपको हर हाल में इस खतरनाक झूले में बैठना ही बैठना है, जिससे आपकी चीखें निकलेंगी क्योंकि ये हुकूमत की खुशी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। और हमारी जो साबिका और मौजूदा हुकूमतों ने हमें इतना मकरूज़ बना दी है कि हमारी अगली कई नस्लें इसी तरह कर्ज़ों के बोझ तले पैदा होती चली जाएंगी और इन्हीं कर्ज़ों पर सूद दर सूद को अदा भी करते करते उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी। अब ज़रा ये जो खुशी है और ये जो बहुत बड़ी कामयाबी है, इस पर एक अवामी सर्वे भी कर लेते हैं और ये जानते हैं उस सर्वे में कि क्या IMF के साथ जो मुआहदा है और जो मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले दब जाना वाकई बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। आप सब इसका जवाब दे सकते हैं बोल न्यूज़ के ट्विटर अकाउंट पे जाकर, जहां इस पोल का आगाज़ कर दिया गया है। अच्छा, अब चलते आज के मेहमानों की जानिब। अभी हमें फ़ारूक सलीम साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कुछ देर के बाद हमें अली जैदी साहब भी ज्वाइन करेंगे। फ़ारूक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। फ़ारूक साहब, हुकूमत बड़ी खुश है,
और खुशी के साथ साथ इसे बहुत बड़ी कामयाबी समझती है। लेकिन IMF ने फारूक साहब साफ कह दिया है कि अब वादा खिलाफियाँ तो बर्दाश्त नहीं होंगी, यानी वादा खिलाफियाँ नहीं चलेंगी। लेकिन अब जो इलेक्शन है वो तो होने ही है, कितने लेट हो जाएंगे, लेकिन होने तो है ना, ताखीर से भी हो जाए, वोट भी लेने हैं और अवामी नुमाइंदों ने अवाम के पास ही जाना होता है वोट लेने के लिए। तो IMF से जो यारी है वो ज़्यादा देर तक चलती नज़र आ रही है आपको? देखिए, हकायक कुछ ऐसे हैं कि पिछले 75 साल की जो तारीख है उसमें जो माशी गलतियां हैं उनके नतीजे में आज हमारी मईशत यहाँ खड़ी है, जिसका जिक्र आपने कुछ अपने इब्तदाई में किया। पहले 71 साल जो पाकिस्तान के गुजरे हैं उसमें हमने कोई 30,000 अरब रुपए का कर्जा इकट्ठा किया था पहले 71 सालों में। और उसके बाद फिर PTI की हुकूमत आई और उसके 44 महीनों में हमने उस 30,000 का जो कर्जा था उसमें कोई 24,000 अरब का सिर्फ उन 44 महीनों के अंदर इजाफा किया। तो आज हम बैठे हैं कहीं 63,000 अरब का कर्जा लें। अब इस दहाने पे जहाँ पे मईशत खड़ी है हमारे पास अच्छी चॉइसेस कोई भी नहीं। दो चॉइसेस हैं, या IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए और या IMF के प्रोग्राम का हिस्सा न बने। अगर हम IMF का प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनते तो फिर जो है हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और डिफॉल्ट के नतीजे में वही होगा जो श्रीलंका में हुआ। उसके नतीजे में अद्वियात का, दालों की कमी, पेट्रोल डीजल की कमी, इनकी कीमतें आसमान से बातें करेंगी। तो डिफॉल्ट और महंगाई अगर हम IMF का हिस्सा नहीं बनते। अगर हम IMF का हिस्सा बन गए, जैसे कि MEFP का आज बताया गया कि वो शेयर कर लिया गया है वजारत खजाना की टीम से, इसके नतीजे में डिफॉल्ट का खतरा जो है वो खत्म हो जाता है। जो महंगाई की शरह है जो अभी हुकूमत हमें बता रही है कि 25, 26, 27% की है, वो मेरे तखमीने के मुताबिक लगभग 10 या 15% महंगाई का बोझ उसमें मजीद इजाफा हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे कहीं 30-35% की महंगाई की शरह की। तो ये एक्सपेक्ट करना, इसकी तवक्को रखना कि 75 सालों की गलतियों के बाद हमारी जो है मईशत को संभाल लेना बड़ा आसान काम होगा या IMF को ठुकरा देना आसान काम होगा। देखिए, जहन में रखिए कि IMF हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें IMF के पास नहीं लेके जाता। हम मजबूरन उनके पास जाते हैं अपनी माशी पॉलिसीज की गलतियों की नतीजे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये जो IMF है, अब एक ज़हन में सवाल आता है, मुझे इसका जवाब भी पता है लेकिन फिर भी मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछ लूँ। अवाम जो देख रही होती है उनके जज्बात, इनकी नुमाइंदगी करती हूँ मैं अपने प्रोग्राम में, अवामी प्रोग्राम है ये। क्या ये जो IMF है इसके अवाम के लिए कोई जज्बात नहीं होते हैं? हुक्मरान कर्ज लेते हैं, बेचारे अवाम भुगतते रहते हैं, ये कर्ज पे कर्ज का जो सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा? मतलब हम कभी देखेंगे कि ये सिलसिला कभी रुकता हुआ हमें दिखाई देता है, नज़र आता है? और इसके साथ ही जुड़ा एक और सवाल डॉक्टर साहब की, जो हम काफ़ी सुनते रहे हैं जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में, लेकिन होता कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता है। तो अब कोई हम उम्मीद रखें या बिल्कुल मायूस हो जाए, ना उम्मीद हो जाएं, या उम्मीद रखें कि मुआशी इस्लाहत पे सारी जमातों का इत्तेफाक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए? जी, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे कर डाले, मैं कोशिश करता हूँ उनकी बारी बारी जवाब आप रखने की। जी जी। देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी गलतियों के नतीजे में जो गलत पॉलिसी बनाई जाती हैं के नतीजे में हम उनके पास पहुंच जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये तवक्को रखना कि IMF को क्या पाकिस्तानी गरीब लोगों का एहसास है या नहीं है, ये तवक्को रखना ही गलत है। हमने ये तवक्को रखनी है अपने लीडरान, जो हमारे अपने फैसला साज शख्सियात हैं, वो उनसे तवक्को रखनी है, अपने सियासतदानों से तवक्को रखनी है, जिनको हम वोट दे के वजीर आज़म बनाते हैं, MNAs बनाते हैं, उनसे तवक्को रखनी है कि जो पाकिस्तान के गरीब हैं उनका किस तरह ख्याल रखना है। तो पहली बात तो ये है कि IMF से ये कतई तवक्को ना रखें, बल्कि ये आप किसी भी बैरूनी ताकत से ये तवक्को ना रखें कि वो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं या पाकिस्तान के गरीबों की तरक्की चाहते हैं। ये काम हमने खुद करना, ये आग भी हमने खुद से लगा, इसके पीछे किसी किस्म की कोई साजिश भी नहीं है, और इस आग को बुझाना भी हमने खुद है।
ये समझ लेना कि IMF आके इस आग को बुझाएगा और IMF पाकिस्तान के गरीबों का ख्याल रखेगा, ये तवक्को रखना गलत है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और अब हमें ज्वाइन के साथ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने। ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तो ज़ैदी साहब, हुकूमत तो इससे बहुत बड़ी मईशत के लिए खुशी और बड़ी कामयाबी करार दे रही है। तो अगर आप लोगों की हुकूमत होती तो ये कड़वा घूंडी की तौर पर आपको पीना पड़ता, लेकिन अगर आपकी हुकूमत अब नहीं भी है तब भी जो हुकूमती वुज़रा हैं, तर्जुमान, उनकी बातें आप सुन रहे होंगे, वो अभी भी मलबा आप पे ही फेंक रहे हैं। वो आप लोगों को जिम्मेदार करार दे रहे हैं, क्योंकि इनके बकौल हुकूमत के आप लोगों की बिछाई हुई सुरंगे हैं। फिजा, मैं ज़रा आपसे 2-3 सवाल पूछ लेता हूँ, बिकॉज ये 3 दफ़ा बात हो चुकी है। मेरे ख्याल में आपको इन सवालों के जवाब आवाम को भी याद होंगे, आपको भी याद होंगे। ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 8-10 महीने पुरानी बात है। ज़रा मुझे ये बताइए कि जो हमारे दौर की GDP ग्रोथ आई थी वो कितने % आई थी? याद दिला दूं आपको? ठीक है, आपने बड़ी दफा प्रोग्राम में बात की और ये फैक्ट्स बिल्कुल फैक्ट्स भी डिस्कस किए ज्यादा। जी, नहीं हमने नहीं पाई था, स्टेट बैंक की ऑफिशियल फिगर्स है। मैं याद दिलाने के लिए ना, मैं आपको नहीं, मैं आवाम को, आपके तवज्जुह से आवाम को याद दिला रहा हूँ। हमारे दौर में इंटरनेशनल प्राइस ऑयल की $110 बैरल थी, और हमारे यहाँ, हमारे ज़माने में पेट्रोल की कीमत, जब हम गए 11 अप्रैल 2022 में, तो क्या थी पेट्रोल की कीमत? हमारे दौर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही थी कि कम हो रही थी? हमारे दौर में एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी कि कम हो रही थी? बिल्कुल 150 से 250 पे चला गया पेट्रोल। हमारे दौर में टैक्स कलेक्शन बढ़ी कि कम हुई? रिकॉर्ड हो गई। हमारे दौर में फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तानियों की बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। हमारे दौर में IT एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हमारे दौर में वो वक्त आया जब फैसलाबाद में लेबर की शॉर्टेज हो गई, इतने ऑर्डर्स थे कि लेबर नहीं मिल रही थी, बनिस्बत कंपेरेटिवली टू उस दौर के कि हमसे पिछली हुकूमत के दौर में फैक्ट्रियां बंद हो रही थी जैसे आज बंद हो रही हैं। हमारे दौर में हमने भी गैस LNG का एक कतर से सौदा किया, जो कि 3 कार्गोज का, जो कि कम में किया। हमारे दौर में हर चीज़ ये, और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 साल कोविड को भुगतने के बावजूद की बात कर रहा हूँ। ये मैं 70 साल के गंद को साफ करने के साथ साथ बात कर रहा हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ जब ओवर स्टाफ्ड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जब मैसिव मेगा करप्शन स्कैंडल्स होते आए हैं इस मुल्क में, और जब के आपकी जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया था जब हम हुकूमत में आए। हालात तबाह थे। फॉरेन जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड हाई पे था, $20 अरब का था। ये सब चीजें ऐसा ऐसा हमने ठीक की, बावजूद इसके कि कोविड से गुजरे। अब इनके टीवी के ऊपर बोलने से कोई फर्क नहीं इसलिए पड़ रहा कि जो भी हो रहा है अवाम को समझ आ चुकी कोई पड़ी है, और जो भी है पॉपुलैरिटी इस वक्त तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की पॉपुलैरिटी माशाल्लाह आसमानों को छू रही है। डेली वो हम बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, डेली हम पे अटैक कर रहे हैं। आपको पता है मैं अभी इस वक्त कहाँ से आ रहा हूँ? मैं खुद बजाते खुद अली ज़ैदी अभी कहाँ से आ रहा हूँ? मेरे साथ मेरे 3 MPs भी थे और बहुत सारे वर्कर्स भी थे और कैंडिडेट्स भी थे। मैं जी आ रहा हूँ इस वक्त बल्दिया थाने से, और उसके बाद साइड थाने से इन्वेस्टिगेशन को ऑफिसर को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के कि भाई आप दीवार पर लांग के भागे क्यों थे? भैया वो सामने से पथराव कर रहे थे और गोलियां चला रहे थे, और FIR हम पे कटी हुई। अगर ये समझते हैं कि हम पे FIR काट के हमारी लीडरशिप को अरेस्ट करके, आजम स्वाति को, शहबाज गिल को, फवाद चौधरी को, अब हमारे चीफ विप डोगर साहब अंदर हैं, फरूक के पर FIR कट गई है, अब मेरे पे 3 दहशतगर्दी के FIR हैं, और खान साहब के ऊपर शायद 60 है, असद उमर, शाम, हर एक के ऊपर इन्होंने इतनी। अगर ये समझते हैं कि हम पे झूठे मुकदमे बना के और हमको अरेस्ट करके और हमारी ज़बानें बंद करके ये पाकिस्तान की माशी कंडीशन या इकनॉमिक कंडीशन को ठीक कर लेंगे, ये बहुत बड़ी अहमकाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही हो रही है। ठीक है, इसीलिए हमने इसका सोल्यूशन भी दिया है। भैया आपको बड़ा शौक था आने का, घोड़े पे चढ़ के दौड़ाने का, आपको घोड़ा चलाना नहीं आता था, और अब आप घोड़े से गिर भी नहीं रहे और घोड़ा आपसे संभल भी नहीं रहा। आप इस वक्त बिल्कुल तबाही की तरफ पाकिस्तान को, यानी कि दलदल में, क्विक सैंड में धंसते चला जा रहा है। इसीलिए हमने आपसे ये सॉल्यूशन दिया, पूरी कौम के सारे डिसीजन मेकर्स को इलेक्शन करवा लें सुकून से,
अवाम है। का मैंडेट जिसको मिलता है, साफ और शफाफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए। अवाम का तो अच्छा mandate ज़ैदी साहब, जिसको मिलता इलेक्शन हो सकता नजर है आ रहे हैं आपको, आपकी आपको? इतनी अच्छी गवर्नेंस है। हाँ, आपको नजर आ रहे हैं इलेक्शन फिर? देखिए हम तो इलेक्शंस के लिए पुश कर रहे हैं। जिस दिन से रजीम चेंज हुआ या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खान साहब के खिलाफ आया, देखिए इसलिए कि दुनिया की तारीख में पहली दफा तो नहीं है, और मुल्कों में भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए हैं, लेकिन जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है वो मुल्क फौरन स्नैप इलेक्शन की तरफ चला जाता है। इनको सिर्फ आके इक्तदार में अपने केसेस माफ करवाने थे, इनको और माल बनाना था, इनको शायद हमें सबक सिखाना था कि हम तुम्हें ऐसा, वो कहते हैं ना, दूध की याद दिलाएंगे कि आपके ऊपर इतना जुल्म करेंगे, और इन्होंने अवाम को दबाना था और कोई फॉरेन एजेंडा के तहत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना था। मैं ये अब कन्विंस्ड हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मैं हालात देखता हूँ ना, ख़ास तौर पे मेरे सूबा सिंध के, जो यहाँ 15 साल से तबाही है। मैं कन्विंस्ड हूँ कि ये फॉरेन पावर्स के, पाकिस्तान के एजेंट्स हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। 1 मिनट, ये अच्छा जमहूरियत का ज़ैदी लिबादा साहब, ओढ़ के एक सवाल मेरे ज़हन में, माजरत के साथ। ठीक है जी, ज़ैदी साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। आप जिस तरह बता रहे हैं कि आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं, जो कुछ आप बता रहे हैं, आप लोग की पार्टी के रहनुमा जब आते हैं टीवी पर, इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही, उनको नाअहल किया जा सकता है, उनकी जान को भी खतरात है। शामुद कुरैशी साहब ने भी कुछ दिन पहले इस तरह की गुफ्तगू की कि कोशिश की जा रही कि दीवार से लगाया जाए। यानी इसको हम मायूसी भी समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये यकीन हो गया है कि दीवार से लगा दिया जाएगा, कॉर्नर कर दिया जाएगा, या हमारे पंजाबी में कहते खुडे लाइन कर दिया जाएगा, तो फिर इससे आपका वोटर मायूस नहीं होगा? ये सवाल जहन में आता है। देखिए हमारे में बिल्कुल मायूसी नहीं है, इस बात पे हमें कोई मायूसी नहीं है कि हमें धक्का देके दीवार पे लगा रहे हैं। वी आर फाइटिंग बैक, हम वापस लड़ेंगे, लेकिन हम हर चीज जो कर रहे हैं, चाहे असेंबली का इस्तीफा देना हो, चाहे सूबाई असेंबलियां पंजाब और KPK की डिसॉल्व करनी हो, हमने जो भी करना है एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून के दायरे के अंदर, आइन के दायरे के अंदर रह के करेंगे। हमने कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। आइन को तोड़ने वाले ये बैठे हुए हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। आज तक गवर्नर साहबान जो हैं KPK के और पंजाब के, उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की। ये कानून ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वो उनके पास कोई चॉइस नहीं है आर्टिकल 105 के तहत, उनको 90 दिन में इलेक्शन करना। मैं अपनी मिसाल और मेरे जैसे जो 70 या 100 MNA जिन्होंने इस्तीफा दिया था, मैं मिसाल देता हूं। हमारे पास नोटिस आया, नहीं हमारे पास नोटिस आया 17 जनवरी। उससे पहले एक नोटिस आया था कि जी आपके इस्तीफे आपने कबूल करवाने तो स्पीकर के सामने जाइए। हम नहीं गए, हमने इस्तीफे दिए थे 11 अप्रैल को। यानी कि अगर हमने पावर पॉलिटिक्स करनी होती, अगर हमने फिजा पावर पॉलिटिक्स करनी होती, तो हम ना वहां से इस्तीफे देते, ना असेंबलियां डिसॉल्व करते। हम तब्दीली की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम आवाम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए नोटिस आया कि जी आप असेंबली में आके बताएं, हम नहीं गए। 17 उससे पहले अपनी पिक एंड चूज करके इन्होंने 9 इस्तीफे कबूल किए, इलेक्शन कराया, 8 सीटें इमरान खान साहब जीत गए। जो मलिर वाली हारे वो भी धांधली से आ जाए। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी हमारी 1 साल 8-10 महीने बाद हमने कहा अच्छा ये कानून बदलना चाहते हैं, ये अपना ऑपोजिशन लीडर लाना चाहते हैं, ये सारी 2 नंबरी करना चाहते हैं, चलो जी हम असेंबली में आके हम नहीं आने, इनको ऐसा करने देते, इलेक्शन नहीं करवा रहे तो हम वापस जा रहे। आपने तो इस्तीफे कबूल नहीं किए थे। अब 17 तारीख को जनवरी की हमें नोटिस भेज रहे हैं नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट से कि आपके इस्तीफे मंजूर हो गए। ठीक हो गया, और उसमें लिखा हुआ है कि मंजूर हुए अप्रैल 11 को जब आपने दिए थे। तो भाई ये फिर आइन की खिलाफ वर्जी होगी, क्योंकि अगर आपने किसी नेशनल असेंबली के मेंबर का इस्तीफा कबूल कर लिया, 45 दिन में इलेक्शन होना है, तो 45 दिन 11 अप्रैल से 17 जनवरी से नहीं, हर चीज में ये वायलेशन करते हैं। और ये समझते हैं कि इनको पता नहीं किसकी बैकिंग है, और शायद हमें पता है कि किसकी बैकिंग है, अमेरिका की है कि यहाँ पावर्स की है, आई डोंट नो। और ये करते चले जा रहे हैं। 100 आदमी की तो काबीना हो गई है। वो खान साहब ने कहा था ना कोई रह तो नहीं गया, वो तो अवाम को कहा था, सारी इमाम उनके साथ खड़ी हो गई। मुझे लगता है ये शहबाज शरीफ सुबह जाके पूछे भाई कोई रह तो नहीं गया, और तुसी रहेगा तो नहीं बना देते ऐसे PM। तमाशा बनाया हुआ है। तो ज़ैदी साहब
ये हुकूमत वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो तो बल्कि इस तरह की भी बातें उनकी सामने आती हैं कि जी जो हम चाहते थे खान साहब खुद ही किए चले जा रहे हैं, असम्बलियाँ खुद ही तहलील कर दी, जेल में जारी बातें डालने के ख्वाहिशमंद हैं वो खान साहब को। राना सनाउल्लाह साहब आके अललान टीवी पे बात कहते हैं कि जी हम इनको पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, तो वो इमरान खान साहब ने खुद ही कहते जेल बरो तहरीक का ऐलान कर दिया। अभी राना साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी निजी टीवी चैनल पर, कल की बात है शायद, वो कह रहे थे कि जी हमारे पास जेलों में जगह भी है और जितने लोगों को हमने जेल में रखना है उनके लिए हम एडजस्ट कर लेंगे, वो तैयारी करके बैठे हुए हैं। और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार भी किया, आपने सुना होगा कि जी जिस सेल में उनको रखा गया था 6 महीने, वहाँ पे खान साहब को रखेंगे। उन्होंने कहा सब देंगे, रोटी पानी और कुछ चीज़ें नहीं देंगे। अब उनसे क्या मुराद थी मुझे नहीं पता। कैसे देख रहे हैं फिर आप? पहली बात है माजरत के साथ कि राना सनाउल्लाह जैसे घटिया आदमी की मैं बात का कभी जवाब देता ही नहीं थी। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, जो मैंने कहना था कह दिया है। अगर आप बीप करना चाहती हैं लेकिन जैसे सब मिनिस्टर हैं वो इस टाइम में हुकूमत में हैं, उनकी बात जाहिर बात है, सवाल तो बनता है उनकी बात पर। जी जी नहीं वो करने देना उनको जो बोले थे। मैं अच्छा देखें, सवाल करना आपका पूरा हक है, लेकिन ये मेरे पे अपना कमेंट छोड़े कि आपके सवाल का जवाब मैं देने को तैयार हूँ। जी राना जी प्लीज बिल्कुल के सवाल का मैं जवाब कोई मुझे देने की जरूरत नहीं है। आप आ जाएं, ठीक है। ये जो मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जी 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 ये फिजा पूछ लीजिएगा किसी से कि जो भी है अली जैदी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलत बयानी नहीं करता। मैं आपको ये हल्फिया कह रहा हूँ, इनके बहुत सारे लोग हमें मिलते भी हैं ना साइडों में, कभी किसी शादी में मिल गया, कोई इधर सोशल फंक्शन में, नॉट वो हमें कहते हैं यार किधर फंसा दिया है, हमें समझ नहीं आ रही करना क्या है। यू गाइज आर वन स्टेप अहेड ऑफ द गेम, यानी कि आप हमेशा हमसे आगे हो, हम जो करते हैं वो आप और बड़ा कर देते हो। ये हमें कहते हैं। टीवी के ऊपर आके तो बहुत सारी लोग बातें करते हैं, लेकिन हमें कोई वो नहीं है। अच्छा इनके लोग आपको मिलते हैं, कह रहे हैं और ये बातें कहते हैं, इनकी कांपे टांगी हुई हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं अंदर खाते इनकी कांपे टांगी हुई हैं और टीवी पर आकर सिर्फ ये वावेला मचाते हैं या सिर्फ ये दावे करते हैं, अंदर से दावे खोखले हैं। 100% करेक्ट, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है जैदी साहब, आपका लास्ट कमेंट, फिर मुझे शुक्रिया अदा करना है आपका। जी मेरा लास्ट कमेंट मैंने कल भी कहा था एक चैनल पे इंटरव्यू पे, मैं आपसे आपके चैनल के तवज्जुह से, क्योंकि अब आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इफ़ नॉट नंबर 1 लेकिन टॉप 3 में तो हैं ही, या टॉप 2 में भी शायद हो, शायद नंबर 1 ही हो। देखिए नंबर 1 ही जैदी साहब, मैं यकीन से कह रही हूं आपको, बोल न्यूज़ नंबर 1 ही है। बिल्कुल आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ। अल्लाह ताला के बाद ना अगर दुनिया में आज किसी से, इस मुल्क में किसी से जस्टिस की तवक्को है ना, वो है आला अदलिया, यानी कि पाकिस्तान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। मैं पाकिस्तान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आजिज़ाना अपील कर रहा हूँ, सियासत को छोड़ दें। हम हाँ हो सकता है आप हमारे खिलाफ हो सकता है हमारे फेवर में, हो सकता है आप न्यूट्रल हो, मुझे नहीं पता, आपका वो ज़ाती फेल है, आप वोट दें ना दें जिसको मर्जी, लेकिन जिस तरह कानून की ब्लेटेंट वायलेशन हो रही है, जिस तरह यहाँ पे किसी फिरौनियत की तरह ज़िंदगी हुकूमत चलाई जा रही है, ये मुल्क दलदल में धंसता चला जा रहा है, गर्दन तक आ गया है। खुदा ना खास्ता ये सर के ऊपर दलदल में ना चला जाए। अल्लाह की ज़ात बड़ी है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ और मैंने कई दफ़ा ट्वीट भी किया है, अल्लाह इज़ द जज ऑफ ऑल जजेस, यानी कि जो दुनिया में 1500 साल से या जब से दुनिया बनी है और रोज़े महशर तक जो हुआ है सबका हिसाब अल्लाह ने लेना है। मेरा भी लेना है, आपका भी लेना है, बाकी सबका लेना है, और जो बड़े बड़े ओहदों पे उनका भी लेना है। खुदा के वास्ते कानून की बालादस्ती कायम करें और इस कौम और मुल्क पे रहम फरमाएं। जी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे फैसल करीम कुंडी साहब और सुहेल बड़ाइच साहब।
वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई के तूफान के साथ साथ मुल्क में जो सियासी अफरा तफरी है उसका माहौल भी बहुत ज़्यादा गर्म है। इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन सियासी जंग तूल पकड़ती जा रही है। हुकूमत से अपने मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए इंतकाम की जो तलवार है वो उठा ली है और अपनी गिरती सियासत जो है कहने सियासी मकबूलियत और इमरान खान की अवाम में बढ़ती मकबूलियत को देख कर हुकूमत आइन और कानून से भी इनहराफ कर रही है। अच्छा, पंजाब और KPK की अगर बात की जाए असम्बली की, तो तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जो आइनी जिम्मेदारी है वो ये है कि जी 90 दिन में इलेक्शन हर हाल में होने चाहिए, जिस पर कल सदर ममलिकत ने चीफ इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा और उन्हें जल्द इलेक्शन की जो तारीख है उसके हवाले से ये कहा और कि जल्द इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। लेकिन सूबाई हुकूमतों के इंतखाबात के हवाले से कोई माहौल बनता अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली हैं उनकी नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का जो स्केड्यूल है वो जारी कर दिया गया है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। और एक सवाल उठाया जा रहा है, जो सवाल जन्म ले रहा है कि जी अगर कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं तो सूबाई हुकूमतों के लिए इंतखाबात आखिर क्यों नहीं हो सकते हैं। अच्छा, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि जी मुल्क में तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसले से ही मुमकिन है और मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 महीने हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो स्पीकर रूलिंग केस है उसमें कहा था कि जी नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह ने नैब तरामीम चैलेंज की हैं। दरख्वास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है। हुकूमत छोड़ने के बाद भी इमरान खान को बड़ी तादाद में अवाम की पुष्टपनाही हासिल रही है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत इस सारे मामले में कितनी संजीदगी का इजहार करती है और अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते हैं फिर सियासी सूरत हाल क्या बनेगी। इन्हीं तमाम मामले के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सोहेल बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वज़ीर ममलिकत भी हैं जी फैसल करीम कुंडी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुंडी साहब, मैं आपकी इजाज़त से बड़ाई साहब से शुरू करना चाहूँगी। सोहेल बड़ाई साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ जो मुल्क की सियासत है ये किस तरफ जा रही है। सियासी कशीदगी हम देख रहे हैं कि आए दिन बढ़ रही है। हुकूमत अपोजिशन का स्टेक मानने को तैयार नहीं है, अपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। अब इस सब में नुकसान किसका हो रहा है? और अगर इसी तरह ये सियासी जो रवैया है जो हम देख रहे हैं ये बरकरार रहता है, चलता रहता है, तो फिर पाकिस्तान की बेहतरी के फैसले कैसे हो सकेंगे? डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जितनी देर तक कंसेंसस ना हो, जितनी देर तक पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में कंसल्टेशन ना करें, जो आइन के अंदर लिखा है कि कंसल्टेशन करके केयर टेकर गवर्नमेंट बननी चाहिए, इलेक्शन की डेट तय होनी चाहिए, क्योंकि ना कंसल्टेशन हुई ना ये आपस में बैठने को तैयार है, इसलिए हर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करती है। तो ये एक बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे फिर ये तनाज़ात जन्म लेते हैं और तनाज़ात के बाद फिर वो मामला जो है वो सेटल नहीं हो पाता। तो मेरा ये ख्याल है कि बेहतरीन तरीका तो ये है कि अब भी कंसेंसस किया जाए, आपस में बैठे, चले चाहे APC के ज़रिए ही इकट्ठे हो जाए और APC के ज़रिए जहाँ दहशत गर्दी पे बात करें वहाँ आपस में बैठ के इलेक्शन पे भी बात करें, वहाँ इलेक्शन रिफॉर्म्स पे भी बात करें और फिर इस मसले का हल निकालने की कोशिश करें। ठीक है फैसल करीम कुंडी साहब, आपने बड़ाई साहब को सुना। आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कुंडी साहब, इसकी पॉलिसी हमेशा से मुफाहमत की पॉलिसी रही है और मैं अक्सर कहती हूँ कि बड़ी मैच्योर पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब नून लीग की जो सियासत है इसका आपको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब को जारहाना सियासत करने का शौक़ रहा है, उनका एक्सपीरियंस रहा है। वो तो कहते हैं जी मज़ामत होगी फिर मुफाहमत होगी और इस मज़ामत में मुल्क में इंतकाम की सियासत शुरू कर दी गई है। तो इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा हो रहा है आपके मुताबिक? और जो अवामी जो मकबूलियत है उसके फैसले कहीं कुंडी साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। कल कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने ये बात मानी है कि जी हाँ मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बिल्कुल मुश्किलात, मैं ये जो है वो 2 बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा जो आपने अपने इंट्रो में दिया। एक तो ये कि गिरती हुई हुकूमत की जो आपका एक तज़िया हो सकता है, आपकी एक ख्वाहिश हो सकती है, आपका ख्याल हो सकता है, लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि अदालत सबके लिए बराबर होती है, इमरान हो या मैं हूँ या आप हों, क्या आप इस मुल्क के शहर क्या वही चीज़ नहीं डिमांड करेंगे या
मुतालबा करेंगे या मैं नहीं करूँगा कि जो चीज़ किसी और पाकिस्तानी के लिए हो, हमारे लिए हो, या अदालतें जो है वो इंसाफ के लिए होती हैं, वो किसी के लिए नहीं देखती कि फैसल करीम कुंडी है या इमरान खान साहब हैं, जो भी हैं सब लिए हो रहे हैं। जहाँ तक आप बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैक्ट 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शंस होने चाहिए, 2 सूबाई असम्बलीज जो कि इमरान खान साहब ने अपने वज़ीर आला से तोड़वाई, और एक ये था कि उन्होंने इलेक्शंस ज़िमनी इलेक्शन इस्तीफे दिए। इस्तीफों के बाद जो है ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ और 33 सीटों पे पीडीएम ने ऐलान किया कि नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है तो हमने फैसला किया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि मोहतरमा शहीद ने भी कहा था कि 85 के इलेक्शन का बाइकआउट पाकिस्तान, मैंने अपनी सियासी गलती की है, बहुत बड़ी गलती थी मेरी, लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल किए हुए हैं। हम जो 33 नशिस्तें हैं उस पर अपने कैंडिडेट्स लॉन्च तकरीबन हम फाइनल कर दी तरीके से वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद जो आइन और कानून आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर जो है वो दोनों सूबों के जो है इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, इलेक्शन कमीशन जो है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन करे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि जिस तरीके से सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा, उसने अपने आप को पार्टी बनाया, फिर आज जिस तरीके से वो ज़मान पार गए, उन्होंने साबित किया कि वो एक पीटीआई के जो एहलकार हैं, एक वर्कर हैं। क्योंकि चलो पहली दफ़ा जब वो गए तो हम समझ गए कि चलो शायद वो एक तीमारदारी का बहाना था उसके लिए वो चले गए, लेकिन बार बार जाना और वहाँ से ये उनके मनसब के बराबर नहीं। लिहाजा वो पार्टी हैं, वो एक पीटीआई के एक वर्कर अपने आप को साबित किया है। लिहाजा फिर हमें वो भाषण न दें, हमें अलिफ लैला की कहानी न सुनाएं 3 पेजों की, उसमें अलिफ लैला की कहानी में उन्होंने वर्ल्ड वॉर और पता नहीं क्या क्या जिक्र किया, फिर वो अपने पास रखें, वो फिर ये जो है लोगों को भाषण न दें, पहले अपने आप के बाद दूसरों को भाषण। ठीक है। अच्छा बड़ाइच साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये जो एक तासुर बन रहा है सोहेल बड़ाइच साहब के जी शायद मौजूदा हुकूमत जो इलेक्शन नहीं चाहती है और हुकूमत ताख़ीरी हरबे ढूंढ रही है, तो आपका जो तज्ज़िया है उस हवाले से क्या कहता है कि वाकई इलेक्शन कितने डिले हो सकते हैं या फिर 2023 वाकई इलेक्शन का साल हो सकता है? और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब ने क्या असम्बलियाँ तहलील करके सियासी गलती की है, या आप इसको इस फैसले को उनकी हिकमत अमली कहेंगे? क्योंकि सिस्टम में रहते हुए लड़ना ज़्यादा आसान था, ये सिस्टम से बाहर जाके लड़ना उनके लिए ज़्यादा आसान आपको नज़र आ रहा है। फिर निगरान हुकूमत के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपके सामने हैं। मेरा ख्याल है एक तो पहली बात तो ये है कि 2023 इलेक्शन का साल है, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की भी कोई ऐसी इंटेंशन नज़र नहीं आती कि वो हुकूमत को ज़्यादा टाइम दे और वो एक्सटेंड करने दे। मेरा ख्याल है जो आइन के अंदर मुद्दत लिखी है उसी के अंदर इलेक्शन होंगे। दूसरा जो आपने सवाल किया कि क्या ये सिस्टम के रह के अंदर लड़ना जो है बेहतर था, मेरा ख्याल है बिल्कुल ना कौमी असम्बली से रिज़ाइन करना चाहिए था, ना सूबाई असम्बलियाँ तोड़नी चाहिए थी। सिस्टम के अंदर रहते तो मेरा ख्याल है अब तक हल निकल चुका होता, अब तक कोई ना कोई रास्ता निकल चुका होता। सिस्टम से बाहर निकलने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब आपकी तरफ आ रही, जो पीडीएम हुकूमत ने एक स्ट्रैटेजी के तहत तहरीक इंसाफ के जो अरकान उनके इस्तीफ़े मंजूर किए, लेकिन अब जो लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तीफ़ों की मंजूरी मुअत्तल की, फिर तहरीक इंसाफ अगर पार्लियामेंट में वापस आती है कुंडी साहब, तो क्या सियासी अदम इस्तेहकाम कम होगा या ये जो इंतशार की सियासत है ये मज़ीद बढ़ जाएगी? देखिए, ये इंतशार की सियासत की बुनियाद जो है वो इमरान खान साहब ने रखी। एक नफरत की सियासत, इंतशार की सियासत उन्होंने रखी। और देखें पहले इन्होंने इस्तीफ़े दिए, फिर उन्होंने कहा खुदा न खास्ता हम इस असम्बली पे लाने बैठने को तैयार नहीं है, हम ये हैं, हम वो हैं, व्हाटएवर जो भी उनका वो चीज़ थी। फिर इनको जब पता चला कि वाकई इस्तीफ़े मंजूर होने जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे थे कि इस्तीफ़े मंजूर करो, ये करो, वो करो। जब इस्तीफ़े मंजूर होने शुरू हो गए, फिर उन्होंने कहा वो ये तो इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं, अब जो है हमें इस्तीफ़े मंजूर नहीं करने, हमें तो पार्लियामेंट में जाना है। भाई ये कोई जुमा बाजार या इतवार बाजार तो नहीं है जिसकी मर्जी पता लेने के लिए चले जाए वापस आ जाए। ये पार्लियामेंट है, संजीदा फोरम है। और दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने जो उनके जो इस्तीफ़े नामंजूर करने की जो बात की है, उसका एक प्रोसेस है। जब वो इलेक्शन कमीशन में आएगा, इलेक्शन कमीशन फिर वो स्पीकर को भेजेगा कि जी हमने ये नोटिफिकेशन कर दी है, इन 40 या 45 या जो भी हैं इन मेंबरान की जो है वो रुकनीत बहाल हो चुकी है, इनको पार्लियामेंट में छोड़ें। तो फिर जाके वो जो है एक प्रोसेस होता है। ये तो नहीं होता कि ठीक है हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर किए, लेकिन ऑफिशियल प्रोसेस एक तरीका है। जब ऑफिशियल प्रोसेस अडॉप्ट हो जाएगा तो फिर ये आ जाए। फिर कम से कम ये तो है ना कि मतलब है कि उसी मुंह से जब वापस आ रहे जिसमें कह रहे थे कि हम तो नहीं आएंगे,
ये हो जाएगा। आए, किसने मना किया आप मान के? हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप आए, उस वक्त मान नहीं रहे थे, उस वक्त पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। जब अब इनको पता चल गया कि वाकई मंजूर होने जा रहे हैं तो फिर इनको लाले पड़ गए कि अब हम कैसे चीज़ें वापस लें। ठीक है। अच्छा बड़ाई साहब, ये जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत की है, और चीफ जस्टिस साहब ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए जो कहा है कि जी मुल्क में जो तमाम मसाइल हैं उनका हल अवाम के फैसले से मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि जी नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन पर भी जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है। इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है कि सारे फरीकों को इस बात पर इत्तफाक होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर है ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी चाहिए, और ज़्यादा बेहतर हो वो ये भी डायरेक्शन दे दें कि जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन है ये एक ही वक्त में हो और कोई डिले ना हो। इलेक्शन के जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टिपुलेटेड पीरियड है उसके अंदर हो, और जब पहले कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन, तो मेरा ख्याल है अब डिले करना ज़्यादती है। कोई भी बहाना जो है इलेक्शन डिले करने का वो नहीं चलना चाहिए। तो वड़ाई साहब, आप पूरी उम्मीद है कि 90 दिन के अंदर अंदर, जैसा कि आइन कहता है जिसमें से काफ़ी दिन गुजर भी चुके हैं, 90 दिन के अंदर अंदर ये इंतखाबात होते आपको नज़र आ रहे हैं? जी मेरा ख्याल है कि होंगे डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है। अच्छा फैसल करीम खुंडी साहब, ये जो पार्लियामान की बालादस्ती कब कायम होगी? ये सुनने में आता है, हमेशा हम सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है सुन के। कब तक आइन और कानून को अपने हिसाब से तशरीह करके ये जो जंग है इसको लड़ा जाएगा? अवामी फैसले तो पार्लियामान में करने होते हैं ना, अवामी नुमाइंदे फैसले करते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस कौमी असम्बली में अगर शिरकत कर रही है तो उनको रोका जा रहा है। अब जो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं वो अपना किस तरह किरदार अदा करेंगे हाउस को इन ऑर्डर करने में? देखें, कोई किसी को नहीं रोक रहा। मैंने आपको पिछले उसमें कहा है कि एक प्रोसेस अच्छा। होता है। अब वो प्रोसेस ये है कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किए हैं वो रिटन ऑर्डर्स, जो ऑफिशियल ऑर्डर्स है वो इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के थ्रू वो स्पीकर के, तो फिर वो राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर हैं, वो ऑफ द हाउस हैं, वो उसी चीज को देख कर ही आगे चलेंगे। वो तो ये नहीं कह सकते कि जी ठीक है हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए, जब भी उनके पास वो आएंगे थ्रू इलेक्शन कमीशन कि जी आप ये नोटिफाई हो चुके हैं, आप इनको बैठने दें, तो फिर जो है, क्योंकि हमारे खाते में, राजा परवेज़ अशरफ के खाते में, स्पीकर ऑफिस खाते में उनका रिजाइन एक्सेप्ट हो चुका है, वो डिनोटिफाई हो चुके हैं, उनके सीटों पे जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो चुका था, इसलिए चीजें वो कर रहे थे। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब जो है किस तरह हैंडल करेंगे? अगर वो आएंगे 40 लोग, किस तरह? नॉर्मली पहले इससे ज्यादा अपोजिशन के मेंबरान होते हैं और हैंडल होते हैं चीजें, इसमें किसने कहा है कि आप चीजें हैंडल नहीं होंगी? लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि नवंबर 2022 में इलेक्शन करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम 2023 अक्टूबर 2023 जो टाइम है उसमें हम कराएंगे, इन टाइम है। उसमें ये था कि उन्होंने कहा था कि हमने मरदमशुमारी करनी है, डिलिमिटेशन करनी है, उसके बाद इलेक्शन जो कि इन टाइम हम करा लेंगे। हम, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने 8-9 लेटर लिखे थे माजी की वफाकी हुकूमत को कि आप मरदमशुमारी कराएं, क्योंकि पिछला इलेक्शन प्रोविजनल मरदमशुमारी पे हुआ था, तो आप कराएं। तो इन्होंने वो टस से मस नहीं हुए, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने कहा मरदमशुमारी नहीं कराते, लिहाजा बगैर मरदमशुमारी का इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए अब 27 फरवरी से जो है वो शुरू होने जा रही है। मार्च के एंड में जो है, मार्च के एंड या अप्रैल के शुरू में ये ख़त्म होगी, डिलिमिटेशन होगी, और अक्टूबर में जो इन टाइम इलेक्शन होंगे, जो जनरल इलेक्शन वो इन टाइम होंगे अक्टूबर में। ठीक है। अच्छा बड़ा इससे भी जो इमरान खान साहब खुद ये बात करते हैं अक्सर कि जी उनको शायद कॉर्नर किया जा रहा है, फिर नाअहल होने के हवाले से जो उनका खदशा है उसका भी वो मुतअद्दिद बार, एक बार नहीं बड़ी बार बाहरा इजहार कर चुके हैं, अपनी जान को दरपेश खतरे का भी वो इजहार कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब जब खुद इस तरह बताते हैं कि उनको कॉर्नर किया जाएगा, या हमारे पंजाब में अक्सर कहते हैं खुडे लाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वड़ाइद साहब, तो फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका मोराल इस चीज़ से कम होगा, क्या होगा? आप क्या देखते हैं, और मुल्की सियासत पर क्या रुख इख्तियार करने वाली है अगर माइनस इमरान खान हो या उनको वाकई कॉर्नर किया जा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान में आप वोट लेने के लिए तो आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। आप अगर जो है आपने वोट लेने हैं तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो तो आपके वोट बढ़ते हैं, आपकी तहरीक बढ़ती है। लेकिन इक़्तिदार लेने के लिए आपको
मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब की कबूलियत इस वक्त नहीं है। खान साहब को अपनी कबूलियत की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और जो अदारे हैं उनके साथ अपना रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर करना चाहिए। अच्छा बड़ा साहब, एक और चीज़, ये जो खान साहब ने जैसा कि असम्बलियाँ खुद ही तहलील कर दी, जिसको बहुत से लोग उनकी सियासी गलती भी कह रहे हैं, खैर तहरीक इंसाफ कहती है स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, कुछ सोच समझ के पत्ता फेंका गया। अब ये जो आखिरी पत्ता आपको लगता है जो जेल भरो तहरीक का खेला जा रहा है, कुछ सहाफ़ियों की उनसे मुलाकात हुई, कुछ का कहना है, कल बल्कि शाहिद असलम ने मेरे प्रोग्राम में, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा कि जब ज़मान पाक में वो भी मुलाकात में गए तो उनको इस बार इमरान खान साहब थोड़े से डिप्रेस लगे, थोड़े से मायूस लगे कि बस जो ऑप्शन थी उन्होंने उसी में खेलते हुए पत्ता फेंक दिया। लेकिन आपको क्या लगता है जो जेल भरो तहरीक वाली बात है, ये भी इमरान खान साहब की कोई सियासी गलती कंसिडर हो सकती है? क्योंकि हुकूमत वाले, PDM वाले, बल्कि राना सनोर साहब तो अक्सर ये TV पर आके कहते हैं, हामिद मिर्ज़ा साहब के शो में भी कह रहे थे कि उनको उस सेल में रखा जाएगा जहाँ मुझे रखा गया था, यानी वो तो गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। तो ये भी इमरान खान साहब की गलती लग रही है आपको, या इसमें कोई सोच नज़र आ रही है, स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है कि अगर ज़ाहिर है इलेक्शन नहीं होते 90 दिनों में तो फिर इमरान खान के पास कोई चॉइस नहीं रहेगा। वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे? अब वो सारे अपने पत्ते असम्बलियों से रिज़ाइन कर चुके, हुकूमतें तोड़ चुके, सब कुछ कर चुके। अब तो उनके पास एक ही रास्ता है कि जेल भरे या प्रोटेस्ट करें, इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये मजबूरी है उनकी कि अब वो प्रोटेस्ट करें। ठीक है, तो ये मजबूरी उनके काम आएगी या PTI के खिलाफ जाएगी? मजबूरी हुकूमत के काम आ जाएगी? मतलब कि मजबूरी, ज़ाहिर है हुकूमत का निज़ाम तो तलपट हो जाएगा ना अगर इतने लोग अरेस्ट हो जाएंगे, अगर जितने वो कह रहे हैं वाकई। और इस वक्त चूँकि इलेक्शन का सीज़न है, हर हलके से लोग अरेस्ट होंगे, तो उससे फिर चलना मुश्किल हो जाएगा मेरा ख्याल है। तो इसलिए इमरान खान का ये हरबा कारगर होगा। अच्छा बड़ा साहब, ये राना सनौला साहब का मैं इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने ये बाकायदा बड़े कॉन्फिडेंस से बोला है कि एंकर ने उनसे पूछा, हामिद मिर्ज़ा साहब ने, कि जी जगह है आपके पास इतनी जेलें भरने की? उन्होंने कहा जितने लोग हमने पकड़ने उनके लिए जगह है। तो हुकूमत बड़ी अपनी तरफ से तैयारी करके बैठी हुई है। जी नहीं, लेकिन देखिए हुकूमतें, अगर वाकई लोग आवाम उठ खड़े हों तो फिर तो हुकूमतें बेबस हो जाती हैं। ये करना नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं इलेक्शन की डेट पे इत्तफाक़े राय करते? क्यों नहीं कंसेंसस करके इलेक्शन रिफॉर्म्स करते? आखिरकार करने हैं ना। कौन कहता है कि इलेक्शन नहीं होने? कोई अगर कोई एक भी पाकिस्तान में आवाज़ हो जो कहे कि इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन होने हैं ना। सिर्फ मसला ये है 2 महीने पहले या 2 महीने बाद। तो भाई इस पर इत्तफाक कर लो खुदा के बंदे, इसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान तो ना पहुँचाओ। बहुत अच्छी बात। तो कुंडी साहब क्यों इत्तेफाक नहीं हो रहा? बड़ाई साहब ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि इलेक्शन तो होना है ना, तो फिर एक पेज पर आ जाएं, 2 महीने पहले होना है, 2 महीने बाद हो रहा है, क्यों एक पेज पर नहीं आ रहे? क्योंकि नुकसान तो बहरहाल फिर पाकिस्तान को ही होगा ना। देखिए डॉक्टर साहब, किसी की ख्वाहिशात पे आइन नहीं बन सकता, किसी की ख्वाहिशात पे कानून नहीं बन सकता, किसी की ख्वाहिशात पे इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा। एक चीज़ है, ख्वाहिश है कि ज़िमनी इलेक्शन हों, ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, इस्तीफे दे दिए, असम्बलियाँ तोड़ी और 90 दिन में इलेक्शन होने, बाकी पार्लियामेंट ने अपनी मियाद पूरी करनी है। हमने तो पहले भी कहा था जब हम लॉन्ग मार्च कह रहे थे, या आप इस्तीफा दें, इलेक्शन अनाउंस करें, या अदम एतमाद का सामना करें। अब जो है ये चीज़ है, अब पार्लियामेंट ने अगस्त में टाइम पूरा होने, अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं, सबर करें, इनको क्या जल्दी है? अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे। इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते, कि इनकी ख्वाहिशात के ऊपर तो इदारे नहीं चल सकते। अब जो है इनकी ख्वाहिश। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, वक्त की कमी है। फैसल करीम कुंडी साहब, इसी पे मैं जरा सोहेल भाई साहब का कमेंट करूँ। सोहेल भाई साहब, आपके सवाल का जवाब कुंडी साहब ने भी दे दिया। उन्होंने कह दिया कि किसी की ख्वाहिश पर ऐसा नहीं हो सकता। तो जितना आपने खूबसूरती से बयान किया कि जी इलेक्शन तो होने हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, तो फिर सुन लें। देखिए डॉक्टर साहबा, सवाल तो ये है कि अनाओं की जंग जो होती है ना, उससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है। तो अना की जंग नहीं लड़नी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज होता है, कंसेंसस होता है, आपस में डायलॉग किया जाता है और उससे नतीजा निकलता है। अगर लड़ना ही है कि ये कोई बॉक्सिंग का मैच तो नहीं है ना कि लड़ना ही लड़ना है। ये तो डायलॉग होता है, कंसेंसस होता है, आपस में असेंबली में बैठ के गिव एंड टेक होती है
और उसके बाद मामलात होते हैं। पहले भी होता रहे, इतने इलेक्शन हुए हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनती हैं, इलेक्शन की डेट तय होती है, सारे इत्तेफाक करते रहे हैं ना, लड़ाई के बावजूद होता रहा है, तो अब भी करना चाहिए। ठीक है जी, कुंडी साहब आपका लास्ट कमेंट 30 सेकंड्स। बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी, इलेक्शन होंगे। अक्टूबर जो है 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं और इमरान खान साहब तैयारी करें उसके लिए। ठीक। हम भी तैयार हैं, हम वो भी तैयार हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, देखेंगे लोग किसको वोट करते हैं, वही हुकूमत करेंगे। ठीक है जी, अक्टूबर 2023 में कुंडी साहब आप कह रहे हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं, आप भी तैयारी करें और तहरीक इंसाफ भी तैयारी करें। बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमानों का। ये दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।